गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन इन मैन, यानी हम बात कर रहे थे मानव के अंदर गति और चलन के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। फिर कल हमने स्टार्ट किया था कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, जो वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं, उनके अंदर जो कंकाल होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और दूसरे प्रकार का पढ़ा था हमने एंडोस्केलेटन। अर्थात हम बात कर रहे हैं कि जो वर्टिब्रेट प्राणी होते हैं, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, इनके अंदर ये कंकाल दो प्रकार का होता है कशेरुकी प्राणियों में, ठीक है ना। फिर इसके आगे हमने बात की थी कि जो एक्सोस्केलेटन होता है, अर्थात जो बाह्य कंकाल होता है, तो अपने शरीर में देखो यहाँ पे मुख्य रूप से हमारे को मानव के कंकाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी अन्य प्राणियों के कंकाल के बारे में यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, केवल मानव के कंकाल के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने बात की है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, उसके रूप में मानव के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो नेल्स होते हैं, नेल्स यानी जो नाखून, इसके अलावा जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, ये संरचनाएं एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल के रूप में पाई जाती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी जो एंडोस्केलेटन होता है, अर्थात जो अंतः कंकाल होता है, उसके बारे में बात की थी, ठीक है। अब देखो अंतः कंकाल किस किस का बना होता है, तो यहाँ पे बात करते हैं मानव के अंदर कंकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एंडोस्केलेटन यानी जो अंतः कंकाल होता है उसके बारे में। तो मानव के अंदर जो अंतः कंकाल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात कह सकते हैं एक प्रकार की संरचना होती है कार्टिलेज, और दूसरे प्रकार की संरचना होती है बोन, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि मानव के अंदर जो अंतः कंकाल होता है वो कार्टिलेज और बोन से मिलकर बना होता है। हमने कल बात की थी जो कार्टिलेज होती है वो क्या होती है, देखो कार्टिलेज जो लचीली और कोमल संरचना होती है, लचीली तथा कोमल संरचना होती है, ठीक है ना, वो आपकी क्या होती है, कार्टिलेज होती है। लचीली तथा कोमल संरचना होती है वो आपकी क्या होती है, कार्टिलेज होती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात होती है कि कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स भाग होता है, इस कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स भाग होता है, ठीक है, उस मैट्रिक्स भाग के इस कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स भाग होता है, ये मैट्रिक्स भाग किसका बना होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की थी जो कार्टिलेज होती है, ठीक है, इसमें कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं, अर्थात इसके मैट्रिक्स भाग में कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इस कार्टिलेज के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम का आवरण पाया जाता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम बात कर रहे हैं जो एंडोस्केलेटन होता है, अर्थात जो अंतः कंकाल होता है, उसकी संरचना के बारे में। अंतः कंकाल की संरचना दो प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, दो प्रकार की रचनाओं से, एक तो कार्टिलेज और एक बोन्स होती है। कार्टिलेज को हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि, जो कैसी होती है, लचीली कोमल संरचना होती है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, कार्टिलेज का जो कॉन्ड्रिन जो मैट्रिक्स भाग होता है, आधात्री भाग होता है, वो कॉन्ड्रिन
प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स भाग में कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके चारों ओर पेरिकॉन्ड्रियम का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ये तो बातें हो गई किसके बारे में? कार्टिलेज के बारे में। इसके अलावा हमने कल कार्टिलेज के प्रकार भी पढ़े थे, और कार्टिलेज क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो हाइलाइन होती है, इलास्टिक होती है और फाइब्रो होती है। एक बार बता देता हूं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हम बात करते हैं कार्टिलेज के प्रकार। फर्स्ट है हाइलाइन, ठीक है, अर्थात काचाभ। सेकंड पढ़ी थी हमने इलास्टिक, मतलब प्रत्यास्थ। और थर्ड प्रकार की है फाइब्रो, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की क्या होती है? कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम बोन्स के बारे में। देखो बोन्स क्या होती है, कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी हमने बोन्स के बारे में। बोन्स क्या होती है कि अपने जो कंकाल तंत्र होता है उसकी कठोर मजबूत संरचना होती है, ठीक है ना। तो ये क्या संरचना होती है? तो ये क्या कह सकते हो? कंकाल की कठोर मजबूत संरचना होती है। कठोर मजबूत संरचना होती है। पहली बात तो यही बतानी है कि जो कंकाल की कठोर मजबूत संरचना होती है वो क्या होती है? बोन्स होती है। अब बोन्स के बारे में देखो, ठीक है। देखो बोन्स होती है, ठीक है, इन पर क्या होता है कि पतली परंतु दृढ़ झिल्ली का पेरिओस्टियम आवरण पाया जाता है। तो दूसरी बात बतानी है कि बोन्स के चारों ओर, बोन्स के चारों ओर पतली दृढ़ झिल्ली का आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है, ये बात बतानी है कि जो बोन्स होती है उन पर क्या होता है? पतली दृढ़ झिल्ली का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये आपके कार्टिलेज से भिन्न किस प्रकार है कि इनके जो मैट्रिक्स भाग होता है, अर्थात बोन्स का जो मैट्रिक्स भाग होता है, ठीक है, इस मैट्रिक्स भाग के अंदर क्या पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? ओसिन प्रोटीन पाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो कॉन्ड्रियोसाइट, यहाँ पे कौन से अणु पाए जाएंगे? ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सभी बातें किसके बारे में होती है? बोन्स के बारे में होती है, ठीक है ना। तो कल हमने इनके बारे में भी अध्ययन किया था और मैंने डायग्राम के आधार पर मतलब टीएस बनाई थी। एक तो कार्टिलेज की टीएस बनाई थी, दूसरी बोन्स की टीएस बनाई थी। तब आपको अच्छे से समझ में आया था कि बोन्स किस प्रकार की संरचना होती है और कार्टिलेज किस प्रकार की संरचना होती है। तो कार्टिलेज के बारे में तो ये बताना है कि लचीली कोमल संरचना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसका मैट्रिक्स भाग बनाता है। इसके मैट्रिक्स भाग में कॉन्ड्रियोसाइट और पेरिकॉन्ड्रियम का क्या होता है? आवरण होता है। जबकि आपके जो बोन्स होती है, जो हड्डी होती है, ठीक है ना, वो कंकाल की कठोर मजबूत संरचना होती है। बोन्स के चारों ओर पतली दृढ़ झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ठीक है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। इसके अलावा इसका मैट्रिक्स भाग ओसिन प्रोटीन से बनता है और इस मैट्रिक्स भाग में क्या पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य चीज पाई जाती है किसके अंदर? आपके बोन्स के अंदर, वो क्या होती है? यहाँ पे जो कैल्शियम तथा जो फास्फेट के जो लवण होते हैं, कैल्शियम तथा फास्फेट के जो लवण होते हैं, ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बातें हुई। अब यहाँ पे आगे स्टार्ट करते हैं कि जो बोन्स होती है, ठीक है, उनके प्रकार के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ तक का तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं हम जो बोन्स होती है, जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, ठीक है, उसके प्रकार के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं
टाइप्स ऑफ बोन, अर्थात अस्थि के प्रकार। ठीक है ना। अब अस्थि के प्रकार की बात की जाए, देखो उत्पत्ति के आधार पर अस्थि होती है, वो दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पे क्या बताना है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अस्थि यानी बोन टू टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। ठीक है ना। अब टू टाइप्स की अस्थियों में सबसे पहले बात करते हैं, एक तो होती है उपास्थि जात या फिर प्रतिस्थायी अस्थियां। ठीक है ना। एक तो कौन सी होगी, उपास्थि जात या प्रतिस्थायी अस्थियां, मतलब रिप्लेसिंग बॉन्ड्स। ठीक है ना। अब मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब एक बात बताई थी कि अपने शरीर में लगभग एक वयस्क के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। 200 से क्या होती है, बोन्स होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखें कि जो 206 बोन्स है, ठीक है, इनमें से अधिकांशतः बोन्स क्या थी, पहले अधिकांशतः बोन्स क्या थी, कार्टिलेज थी। क्या थी, कार्टिलेज थी। ये बात याद रख लेना कि अपने शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है उनमें से कुछ हड्डियां क्या थी, पहले कार्टिलेज थी, जो बाद में किसके रूप में रिप्लेस होती है, बोन्स के रूप में बनती है। ठीक है। अब कैसे बनती है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ बोन्स पढ़ रहे हैं उसमें उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे उन अस्थियों के बारे में या उन हड्डियों के बारे में, उन बोन्स के बारे में जो पहले क्या थी, उपास्थि थी। पहले क्या थी, उपास्थि थी। ठीक है ना। और बाद में क्या बन गई है, अस्थि बन गई है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखो किस प्रकार से क्या होती है कि एक उपास्थि अस्थि में परिवर्तित होती है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, ठीक है, कि यहाँ पे बात करते हैं कि जो उपास्थि जात अस्थियां अर्थात प्रतिस्थायी अस्थियां होती है, ठीक है, ये अपने प्रारंभिक अवस्था में अर्थात निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में क्या थी, उपास्थि थी। तो पहली बात है कि प्रतिस्थायी बोन्स अपने निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में कार्टिलेज होती है। ठीक है ना। पहली बात तो ये बतानी है कि इस प्रकार की जो रिप्लेसिंग बोन्स होती है, ठीक है ना, वो पहले क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है, कार्टिलेज होती है। ठीक है ना। और जब इनकी ये प्रारंभिक अवस्था, जब ये कार्टिलेज होती है, ठीक है, तब क्या होती है कि ये सॉफ्ट होती है। तब क्या होती है, ये इस अवस्था में ये कोमल होती है। ठीक है ना। अब आप लोगों को सबको पता है जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट और लचीली होती है। ठीक है। इसके अलावा अब उपास्थि में क्या क्या बने, जब ये क्या होती है, इस अवस्था में क्या होती है, कोमल होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि आगे कि इनका आधात्री यानी मैट्रिक्स भाग, इनका आधात्री भाग किससे बना होता है। अब कार्टिलेज का आधात्री भाग, मैट्रिक्स भाग किससे बनता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है। किनसे बनता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से। ठीक है ना। तथा मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रियोसाइट पाए जाते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स पाए जाते हैं तथा चारों ओर
किसका आवरण होता है? पेरिकोन्ड्रियम का आवरण होता है। पेरिकोन्ड्रियम का क्या होता है? चारों ओर आवरण होता है। ये तो कब होता है? जब ये क्या होती है कि प्रारंभिक अवस्था में होती है, अर्थात जो उपास्थि जात अस्थियां या जो प्रतिस्थायी अस्थियां होती है, जब प्रारंभिक अवस्था में होती है तब कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राणी की वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे प्राणी ग्रोथ करता है तो इनकी संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। और तब क्या होता है कि इनके जो आधात्री भाग होता है, ठीक है, उसमें कैल्शियम लवण जमा होने लगते हैं। तो अगली बात क्या बतानी है कि जब प्राणी वृद्धि करता है, जब प्राणी वृद्धि करता है तब इनके मैट्रिक्स भाग में कैल्शियम लवण जमा होने लगते हैं। कैल्शियम लवण जमा होने लगते हैं। अगली बात क्या है कि जैसे जैसे क्या होती है कि ये जैसे जैसे प्राणी जो जंतु होता है, ठीक है, वो ग्रोथ करता है, वैसे वैसे क्या होता है कि इनके मैट्रिक्स भाग में क्या जमा होने लगते हैं? कैल्शियम लवण जमा होने लगते हैं, ठीक है। और ये जो संरचना होती है, जो पहले क्या थी? सॉफ्ट थी, ये कैसी हो जाती है? यह दृढ़ तथा कठोर हो जाती है। और कैल्शियम लवण जमा होने से कैसी हो जाएगी संरचना? दृढ़ एवं कठोर हो जाती है, ठीक है। और अब क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे जो कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं, ठीक है ना, वो तो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट तो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनके स्थान पर क्या बन जाते हैं? ओस्टियोसाइट बन जाते हैं। तब क्या होता है? आगे धीरे धीरे कॉन्ड्रियोसाइट नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्थान पर क्या बन जाते हैं? ओस्टियोसाइट बन जाते हैं। ओस्टियोसाइट बन जाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट तो क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? इनके स्थान पर ओस्टियोसाइट बन जाते हैं। और मैट्रिक्स में जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन के स्थान पर क्या बन जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन के स्थान पर कौन सी प्रोटीन बन जाएगी? ओसिन प्रोटीन बन जाती है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन के स्थान पर कौन सी प्रोटीन बन जाती है? ओसिन प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। और पेरिकोन्ड्रियम का जो आवरण होता है पेरिओस्टियम में बदल जाता है। ये जो पेरिकोन्ड्रियम है ये किस में रिप्लेस हो जाएगा? पेरिओस्टियम में रिप्लेस हो जाता है। इस तरीके से एक जो कार्टिलेज होती है, जो उपास्थि होती है, वो किसके अंदर रिप्लेस हो जाती है? बोन्स के अंदर रिप्लेस हो जाती है। तो इस प्रकार की जो बोन्स होती है उन्हें प्रतिस्थायी अस्थियां, रिप्लेसिंग बोन्स या उपस्थि जात अस्थियां कहते हैं। दैट्स क्लियर कि यहाँ पे आपको बताने क्या है कि आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि उपास्थि जात या प्रतिस्थायी अस्थियां कौन सी होती है। इस प्रकार की जो अस्थियां होती है वो प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है? उपास्थि होती है। किंतु जैसे जैसे प्राणी की क्या होती है? ग्रोथ होती है, वैसे वैसे क्या होता है कि इनमें जो मतलब ये कोमलता होती है वो दूर हो जाती है और दृढ़ता आ जाती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि धीरे धीरे कैल्शियम लवण जमा होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये दृढ़ और कठोर होती है। फिर इनके कॉन्ड्रियोसाइट के स्थान पर क्या बन जाते हैं? ओस्टियोसाइट। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन के स्थान पर ओसिन प्रोटीन बन जाती है। पेरिकोन्ड्रियम के आवरण की जगह पेरिओस्टियम बन जाता है। इस तरीके से इस प्रकार की बोन्स क्या कहलाएगी? आपकी रिप्लेसिंग बोन्स कहलाती है, अर्थात उपस्थि जात अस्थियां कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? रिप्लेसिंग बोन्स या उपस्थि जात अस्थियां कहलाती है, ठीक है। दैट्स क्लियर। फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे सेकंड टाइप की बात करते हैं। ये तो हो गई रिप्लेसिंग बोन्स। आगे बात करते हैं जो मतलब प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था के, मतलब जब
जो प्राणी होता है, ठीक है, वो छोटी अवस्था में था, शिशु अवस्था, वहां से लेकर के और वो एक वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है, तब भी क्या रहती है, प्रारंभ में भी क्या थी, बोन्स, और बाद में बोन्स रहती है। अर्थात इस प्रकार की जो बोन्स होती है उन्हें कलाजात या वेस्टर्न अस्थियां कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड टाइप बात करते हैं, कलाजात, कलाजात या वेस्टर्न अस्थियां, वेस्टर्न अस्थियां, कलाजात या वेस्टर्न अस्थियां, ठीक है ना, अर्थात मेम्ब्रेन या इन्वेस्टिंग बोन्स, इन्वेस्टिंग बोन्स, ऐसी अस्थियों की बात करेंगे जो प्रारंभ से अंत तक क्या होती है, अस्थि के रूप में ही होती है, ठीक है। तो पहली चीज होती है कि जो इस प्रकार की बोन्स होती है उनका निर्माण जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अर्थात जो संयोजी ऊतक होते हैं उनसे होता है। तो पहली बात है कि इनका निर्माण कनेक्टिव टिश्यू यानी योजी ऊतक होते हैं, ठीक है, उनसे होता है, योजी ऊतक से होता है। पहली बात तो यही बतानी है कि जो इन्वेस्टिंग बोन्स होती है अर्थात जो प्रारंभ से अंत तक बोन्स के रूप में होती है, प्रारंभ में बोन थी, बाद में बोन्स ही रहती है, ठीक है, तो उनका निर्माण कनेक्टिव टिश्यू से होता है। कौन से टिश्यू से होता है, कनेक्टिव टिश्यू से होता है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि हमारी जो त्वचा होती है, ठीक है, उसके नीचे क्या होती है कि मिसेनकाइमल कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, याद रखना कि हमारी त्वचा के नीचे, अगली बात क्या बतानी है कि हमारी त्वचा के नीचे मिसेनकाइमल सेल्स छोटे छोटे ग्रुप के रूप में, छोटे छोटे ग्रुप के रूप में जमा होती है। भाई आपकी जो कलाजात या इन्वेस्टिंग बोन्स होती है बनती कैसे है, भाई इनका निर्माण कैसे होता है, तो हमारी जो स्किन होती है, ठीक है, जो त्वचा होती है, जो डर्मिस होती है, ठीक है, उसके नीचे मिसेनकाइमल कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, मिसेनकाइमल कोशिकाएं, ये ग्रुप के रूप में क्या होती है, जमा होती है। किसके रूप में होती है, ग्रुप के रूप में, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या होती है कि जाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है ना। याद रखना कि बाद में ये सभी से उस ग्रुप वाली संरचनाएं होती है, ये बाद में किसके रूप में, बाद में जाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, जाल के रूप में क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में आगे की बात करते हैं कि इनसे जो जाल जैसी संरचना बनती है, ठीक है, उस जाल जैसी संरचना में जो ओस्टियोब्लास्ट यानी अस्थि कोरक कोशिकाएं होती है वो चिपक जाती है। इस जाल जैसी संरचना में क्या चिपक जाएगी, जो ओस्टियोब्लास्ट या फिर आपकी हिंदी में बोले तो अस्थि कोरक कोशिकाएं, जो आपकी अस्थि कोरक कोशिकाएं होती है वो ओस्टियोसाइट का निर्माण करती है। अस्थि कोरक जो सेल्स होती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, चिपक जाती है, किसके अंदर, जाल के अंदर। मतलब जो जाल जैसी संरचना होगी उसके अंदर ओस्टियोब्लास्ट क्या होगी, चिपक जाएगी, और चिपकने के बाद में ये कौन सी प्रोटीन स्रावित करती है, ओसिन प्रोटीन स्रावित करती है। कौन सी प्रोटीन स्रावित करेगी, ओसिन प्रोटीन स्रावित करती है, ठीक है। और इस ओसिन प्रोटीन में ही, इस ओसिन प्रोटीन से ही जो बोन्स का जो मैट्रिक्स भाग होता है, कौन सा भाग होता है, मैट्रिक्स यानी आधात्री भाग होता है, इसका निर्माण होगा, ठीक है। और मैट्रिक्स भाग में क्या हो जाता है, धीरे धीरे कैल्शियम लवण क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। इस मैट्रिक्स भाग में क्या जमा हो जाएंगे, जो कैल्शियम लवण होते हैं, ठीक है,
ये क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। मैट्रिक्स भाग में कौन से लवण जमा हो जाएंगे, कैल्शियम लवण। और कैल्शियम लवण जमा होने के कारण, ठीक है, जो आपकी ये जो संरचना बनती है बोन्स, ठीक है, वो कैसी हो जाएगी, दृढ़ तथा कठोर हो जाती है। दृढ़ तथा कठोर हो जाती है। ये संरचना कैसी हो जाएगी, दृढ़ तथा कठोर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, ये क्या करती है कि एक आवरण भी बनाती है जो क्या कहलाता है, पेरिओस्टियम। अर्थात जो ये मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है कि पेरिओस्टियम का आवरण भी बनाती है। क्या बनाती है, आवरण भी बनाती है। पेरिओस्टियम का क्या बनाती है, ये आवरण भी बनाती है, ठीक है। इस तरीके से जब पेरिओस्टियम का आवरण बन जाता है तब किसका निर्माण हो जाता है, आपके बोन्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसे कलाजात क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है, मेम्ब्रेन, त्वचा से हो रहा है। भाई त्वचा ही कर रही है ना, क्योंकि त्वचा की जो मिसेनकाइमल कोशिकाएं होती है वही क्या करती है, इस बोन्स का निर्माण करती है। दैट्स क्लियर। सेकंड टाइप होता है किसका, बोन्स का, वो होता है कलाजात या वेस्टर्न अस्थियां, ठीक है ना। वेस्टर्न जो अस्थियां होती है उसे इन्वेस्टिंग बोन्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग बोन होती है, इनका मुख्य निर्माण किनसे होता है, मेम्ब्रेन से, यानी कला से या त्वचा से होता है, ठीक है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, कलाजात कहते हैं। होता कैसे है कि भाई इनका मुख्य निर्माण का कारक क्या होता है, जो कंजक्टिव टिश्यू होता है, अर्थात योजी उत्तक होता है। होता क्या है कि अपनी जो स्किन होती है, डर्मिस होती है, उसके नीचे क्या पाई जाती है, मिसेनकाइमल कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मिसेनकाइमल कोशिकाएं। ये मिसेनकाइमल कोशिकाएं ग्रुप के रूप में जमा होकर के क्या बनाती है, एक वेब बनाती है, एक जाल बनाती है। मिसेनकाइमल कोशिकाएं क्या बनाएगी, जाल बनाएगी। इस जाल के अंदर क्या चिपक जाते हैं, आपके ओस्टियोब्लास्ट यानी अस्थि कोरक कोशिकाएं, जो ओस्टियोसाइट होते हैं, ठीक है ना, ओस्टियोसाइट का निर्माण करते हैं, वो चिपक जाते हैं, ठीक है। ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये किसका स्राव करते हैं, ओसिन प्रोटीन का। और ओसिन प्रोटीन से क्या बनता है, मैट्रिक्स भाग बनेगा। और मैट्रिक्स भाग में क्या जमा हो जाएंगे, कैल्शियम लवण जमा हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी, दृढ़ता और कठोरता आ जाती है, ठीक है। ये आपके कौन सी बोन्स हो गई, आपके जो परमानेंट, जो शुरू से लेके एंड तक क्या रहती है, अस्थिर रहती है। अर्थात प्रारंभ में भी अस्थिर और बाद में क्या रहती है, अस्थिर रहती है। ऐसे अस्थि को इन्वेस्टिंग बोन्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आप कार्टिलेज और बोन्स के अंदर अच्छे से क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। भाई आपकी जो कार्टिलेज होती है उसके अंदर अन्य प्रकार की प्रोटीन से मैट्रिक्स भाग बनता है, इसके अंदर अन्य प्रकार की प्रोटीन से बनता है, ठीक है। उसके आवरण को क्या कहा जाता है, पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है, यहाँ पेरिओस्टियम कहा जाता है। इसमें ओस्टियोसाइट होते हैं, उसमें कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं। तो दैट्स ऑल। यहाँ पे क्लियरली आप आसानी से बता सकते हो कि कार्टिलेज की संरचना में क्या क्या होता है और आपकी बोन्स की संरचना में क्या क्या होता है। कार्टिलेज 3 प्रकार की है, बोन्स क्या होती है, आपके 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कार्टिलेज और बोन्स के अंदर अंतर तथा इनकी संरचना के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो जो स्केलेटन होता है, ठीक है, जो कंकाल होता है, ठीक है, इस कंकाल के फंक्शन के बारे में। तो यहां पे बात करता हूं मैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन अर्थात कंकाल के कार्य के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने जब स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि ये क्या करता है कि अपने शरीर को आलंब ढांचा प्रदान करता है। कौन, कंकाल। अरे हम जानते हैं अपनी बॉडी के अंदर देखो, ठीक है, अपनी डर्मिस होती है, स्किन होती है, त्वचा होती है या मसल्स होती है, इनके बीच में क्या पाई जाती है, बोन्स पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है। हड्डियों के कारण ही क्या होता है कि अपना शरीर दृढ़ता से खड़ा रहता है, एक निश्चित आकार बनता है, बॉडी का एक ढांचा बनता है, ठीक है। तो पहली चीज, जो पहला फंक्शन होगा वो क्या होता है कि यह शरीर का आलंब ढांचा बनाता है। यह शरीर का आलंब ढांचा बनाता है, ठीक है, जिससे बॉडी का निश्चित आकार बना रहता है, निश्चित
आकार बना रहता है। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर से सारी बोन्स निकाल दी जाए, मतलब एक बार आप इमेजिन करना, ठीक है ना, कि अपनी बॉडी की सारी बोन्स निकाल तो अपने शरीर की आकृति कैसी रह सकती है? आप चाहो ना वैसी आकृति बन सकती है, ठीक है ना। कई प्रकार के ऐसे जिससे कि आपके निम्न प्राणी होते हैं, उनके अंदर बोन्स नहीं पाए, वो कभी किस प्रकार की आकृति बना लेते हैं, मतलब उनका निश्चित साइज नहीं होता है, निश्चित शेप नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के याद रखना है कि जो हड्डियां होती है वही क्या करती है, अपने शरीर का निश्चित आकार बनाती है, ठीक है। दूसरी बात होती है कि जो अपना स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, वो अपने शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। कौन से अंगों की? कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। अब कोमल अंग कौन कौन से हैं? जैसे ब्रेन होता है, ठीक है भाई, मस्तिष्क कोमल है, सॉफ्ट है। आपके जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो फेफड़े वो भी सॉफ्ट है। आपका जो हार्ट होता है, ठीक है, वो भी क्या है? सॉफ्ट। ऐसे जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं अपनी बॉडी के, ठीक है ना, इनकी सेफ्टी भी कौन करता है? आपके स्केलेटन सिस्टम करता है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं कि अपनी जो शरीर की जो मसल्स होती है, ठीक है, उसको जुड़ने के लिए जो सरफेस होता है वो भी कौन प्रदान करता है? आपका स्केलेटन। तो हमारे शरीर की मसल्स को जुड़ने के लिए सतह प्रदान करता है, सरफेस प्रदान करता है। अर्थात बोन्स की सरफेस के द्वारा क्या होती है कि एक मसल दूसरी मसल से जुड़ती है, अर्थात मांसपेशी आपस में किसकी सतह से जुड़ती है? आपके बोन्स की सतह के कारण ही जुड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, वो किस में सहायक होता है? चलन में। चलन तो जानते हो ना, हम मूवमेंट करते हैं ना, गति करते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है? आपके स्केलेटन सिस्टम ही काम करता है, अर्थात लोकोमोशन मूवमेंट के अंदर भी क्या होता है? आपका स्केलेटन सिस्टम काम करता है। इसके अलावा जो बोन्स होती है उसकी मज्जा में क्या होती है? आरबीसी का निर्माण होता है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि जो बोन्स होती है, ठीक है ना, बोन्स की मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कंपटीशन की दृष्टि से भी और वैसे भी याद रखने के लिए भी, कि जो हमारी हड्डियां होती है उसकी मज्जा में क्या होता है? बोन्स का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के आपको इसके फंक्शन के बारे में बताना है। तो देखो, फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन में क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो, फंक्शन के अंदर है, एक तो होता है आपके मतलब जो शरीर का अलम ढांचा बनाती है, ठीक है ना, जिससे बॉडी का निश्चित आकार रहता है। सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं जैसे कि आपके क्या क्या होते हैं? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इनकी सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो शरीर की जो मसल्स होती है, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है, चलन में सहायक होता है। और लास्ट में क्या बताया कि जो बोन्स होते हैं, जो बोन्स की जो मज्जा होती है, ठीक है, वो आरबीसी का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये सब बातें हो चुकी है किसके बारे में? आपके फंक्शन ऑफ स्केलेटन के बारे में, टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में। कल स्टार्ट करेंगे हम मानव के कंकाल तंत्र के बारे में, अर्थात जो मानव का जो कंकाल तंत्र होता है, ठीक है, अर्थात मानव का जो एंडो स्केलेटन। भाई एक्सोस्केलेटन में तो क्या थे? नाखून और बाल थे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है? एंडोस्केलेटन पढ़ेंगे। तो एंडोस्केलेटन होता है, उसको दो भागों में बांटेंगे, जैसे कि एक होता है जो अक्षीय कंकाल होता है, ठीक है, और एक होता है उपांगीय कंकाल होता है। उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।